नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक है आज का हमारा महान्यायवादी का है, संविधान का टॉपिक है। तो महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 76 में प्रावधान है न्यायवादी के पद का, जैसे इंग्लिश में CAG बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? CAG, माफ कीजिए, वो तो नियंत्रक मालिका परीक्षा का बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं महान्यायवादी को अंग्रेजी में। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक इसमें रख लिया है हमने, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं इस वजह से दूसरा टॉपिक है राज्य वाला। राज्य के टॉपिक को भी इसी के साथ पढ़ा देते हैं। उसी का जो राज्य में टॉपिक में पढ़ाने चल रहा हूँ उसका भी काम बिल्कुल सेम महान्यायवादी जैसा है, जिसे राज्य का महाअधिवक्ता कहते हैं। महान्यायवादी का भारत सरकार के स्तर पर काम होता है, कानून से संबंधित भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत सरकार का। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में या भारत के सभी न्यायालयों में से सुनवाई का अधिकार होता है किसे? महान्यायवादी का। अनुच्छेद 76 में इसकी अपॉइंटमेंट महान्यायवादी की कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। सेम इसी तरीके जैसा काम राज्य के अंतर्गत होता है एक पद में, और राज्य का जो पद होता है उसे बोलते हैं राज्य का महाअधिवक्ता। वो आर्टिकल 165 में पढ़ते हैं, राज्य के अंतर्गत है ना। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 76 है और राज्य में अनुच्छेद 165 है। तो दोनों पद लगभग समकक्ष हैं और सेम कामों को, कार्यों को करते हैं। वहाँ राज्यपाल नियुक्ति करता है, यहाँ राष्ट्रपति करते हैं। काम इनके सेम और समान है। तो समझते हैं, क्लास में अंत तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके तैयार होंगे इस क्लास से, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो सबसे पहले महान्यायवादी हेडिंग डाल लीजिए और आर्टिकल है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? 76 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? ऊपरी लिख लेना, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की क्या की जाती है? ऐसा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इधर जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। इंग्लिश में बोलते हैं इससे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और हिंदी में बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में, अनुच्छेद 165 में। लेकिन उससे पहले महान्यायवादी पढ़ लेते हैं। महान्यायवादी का काम क्या? देखो, एक तो नाम से ही समझ रहे होंगे आप, महान्यायवादी कहने का मतलब ऐसा भारत सरकार का सर्वोच्च व्यक्ति जो न्याय का काम करता है। काय का काम करता है? न्याय का। महान्यायवादी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जिस व्यक्ति की योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर हों। ऐसे ही व्यक्ति को भारत सरकार की सलाह पर, किसकी सलाह पर? भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 के अनुसार। अब समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। तो पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद की क्या है? व्यवस्था है, नियुक्ति है या व्यवस्था है, आप लिख सकते हैं आर्टिकल 76 में। अच्छा, संविधान का भाग वही चल रहा है अभी जी, 5वां। ये वाला संविधान का कौन सा भाग चल रहा है अभी तक? 5वां भाग है जी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि 52 से कब तक था? 78 तक था। तो 78 के अंदर में अभी क्या है? 76 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी का पद की व्यवस्था है आर्टिकल 76 में। दूसरा पॉइंट, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है ये व्यक्ति। नोट कर लेना एक एक पॉइंट, ये पॉइंट ही छपते हैं एग्जाम्स में, आपसे पूछा जाएगा भाई साहब भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी बताइए कौन होता है? भारत का या देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। विधि शब्द लिखेगा या कानून लिखेगा, या कानून आएगा या विधि आएगा? भाई विधि से संबंधित काम ही करने का उनका यही काम है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करते हैं सरकार की तरफ से, या भारत के किसी भी हाईकोर्ट में सुनवाई का इनको अधिकार है। संसद की कार्यवाहियों में भी भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी को, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इनके कार्यकाल को फिक्स नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, कहने का मतलब अर्थात राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। महान्यायवादी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लिख लेना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस पद को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। की नियुक्ति कौन करते हैं साहब? राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 76 में। अगला पॉइंट है, महान्यायवादी के पद की योग्यताएं उतनी ही होनी चाहिए जितनी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती हैं। जितनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, ये समकक्ष शब्द लिखा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए? महान्यायवादी के पद की योग्यता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है। कई बार यह पूछा जाता है कि भैया महान्यायवादी जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उनकी योग्यता किस अनुरूप होनी चाहिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। तो
तो उनकी योग्यता होनी चाहिए जितनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब कौन सी योग्यता होनी चाहिए, देखो उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक तो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो व्यक्ति। कौन से न्यायालय में? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्षों तक? 5 सालों तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो व्यक्ति। या फिर कंडीशन है, या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक का वकालत का अनुभव हो। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। या फिर या लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, हर कंडीशन में क्या है यहाँ पे योग्यताओं में, या ये कंडीशंस होने चाहिए। या फिर बात करें राष्ट्रपति के अनुसार विधि के मामलों का जानकार होना चाहिए। भैया राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के अनुसार या राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा खासा विधि का ज्ञान होना चाहिए, जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति के अनुसार भैया, और किसी के अनुसार नहीं चलेगा। या राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि इस व्यक्ति के अंतर्गत विधि के अच्छी खासी पारंगत योग्यता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति कौन नियुक्त कर सकते हैं? महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। फिर दोबारा से सुनिए, या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हों, या फिर हाई कोर्ट में 10 सालों का प्रैक्टिस का वकालत का अनुभव हो उनको, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञान हो, है ना। ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 76 में, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं, महान्यायवादी का कार्यकाल एवं पद से हटाने की कोई व्यवस्था तय नहीं है संविधान में। भाई पद से कैसे हटाएंगे ये भी कोई व्यवस्था तय नहीं है, और ना कार्यकाल को तय कर रखा है। ठीक है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि महान्यायवादी को पद से कैसे हटाएंगे, तो उनमें से कोई नहीं एक पद वो आएगा ऑप्शन, तो वही लगाना है। पद से हटाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात महान्यायवादी को राष्ट्रपति के ही द्वारा हटाया जा सकता है, नियुक्त करने के बाद कभी भी हटाया जा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं राष्ट्रपति, आपको पता ही है। ठीक है, हटाने कोई प्रोसेस नहीं है, और कार्यकाल का भी कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई 3 साल रहेंगे कि 2 साल रहेंगे महान्यायवादी, या 4 साल रहेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में। ठीक है, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कब तक इसको रखेगी कार्यकाल के रूप में, और सरकार की ही सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है महान्यायवादी के पद वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लेना, भारत के महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियां। क्या क्या शक्तियां महान्यायवादी के क्या क्या काम करते हैं, यह आर्टिकल 105 में लिखी हुई है, शक्तियां और कार्य लिख लेना। अनुच्छेद 105 में है महान्यायवादी की शक्तियां एवं कार्य, और 76 में क्या है, अपॉइंटमेंट है महान्यायवादी की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, भारत सरकार को विधि से संबंधित सलाह देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, भारत सरकार को क्या करता है? विधि से संबंधित सलाह देने का काम करता है। भाई सरकार किसी कानूनी मसलों में कहीं फंस गई, या कानूनी मसलों से संबंधित समस्याएं खड़ी हो गई सरकार के सामने, या कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जो कानून से जुड़े हुए मसले हैं, उन पर कोई ना कोई निर्णय लेना है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार किससे सलाह लेगी? महान्यायवादी से सलाह लेती है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी को कानून का ज्ञान होता है, वही व्यक्ति महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो भारत सरकार को क्या करते हैं जी? संबंधित सलाह देते हैं। किससे संबंधित सलाह? विधि से या कानून से संबंधित सलाह देते हैं भारत सरकार को। कौन सलाह देते हैं? महान्यायवादी। दूसरा, विधेयक स्वरूप ऐसे हों जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। विधेयक का मतलब कानूनी, ये विधेयक शब्द कठिन सा लग रहा हो तो कानून शब्द लिख लीजिएगा यहाँ पे। कानून या विधेयक स्वरूप ऐसे मामले हों जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों, उन मामलों पर भी सलाह देता है। कौन सलाह देता है? महान्यायवादी। ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। अगला पॉइंट, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर कहाँ पे पेश होता है महान्यायवादी? उच्चतम न्यायालय में पेश होता है साहब। भारत सरकार के अगर कोई मामले उच्चतम न्यायालय में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर भारत सरकार को कोई मसला आता है, कोई मामला आता है, कानूनी संबंधित कोई और फैसले आते हैं, तो उन फैसलों को उच्चतम न्यायालय में जाकर के सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन डिफेंड करता है वहां पे? महान्यायवादी। जब भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से कोई पेश कराती है किसी भी मामले में, या सरकार को पेश होना होता है, तो महान्यायवादी पेश होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में कह देते हैं कि सरकार इसका जवाब दे हमें 2 सप्ताहों के अंदर, 3 सप्ताहों के अंदर। ठीक है, जैसे मणिपुर के जो हिंसा चल रही कुकी और मैतेई जनजाति में, उसको लेकर के सरकार ने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि मणिपुर पे हिंसा कहां तक पहुंची, कितने लोग मरे, क्या हुआ, आपने कौन सी कमेटी बनाई, कैसे शांत नहीं करवा रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें सौंपी आप। तो सरकार की तरफ से कौन जाएगा?
वहां पे वाद विवाद करने के लिए या रिपोर्ट को पेश करने के लिए महान्यायवादी जाएगा। महान्यायवादी का काम होता है भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या भारत सरकार की तरफ से भारत के किसी भी हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई का अधिकार रखता ही रखता है महान्यायवादी, लेकिन भारत के जितने कितने 25 हाई कोर्ट है हमारे भारत में, 25 हाई कोर्ट में भी सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है सुनवाई के लिए। अगला पॉइंट है आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 143 में यह भी बात लिखी हुई है। हालांकि 143 में परामर्श से संबंधित है, विधि के परामर्श से संबंधित, लेकिन यह भी लिखा है आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महान्यायवादी करता है। ठीक है, कौन करता है प्रतिनिधित्व? महान्यायवादी। हालांकि आर्टिकल 143 आप एक जगह और पढ़ेंगे, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ेंगे और अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में भी पढ़ेंगे आप। आर्टिकल 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से विधि के मामलों पर या प्रश्नों पर या संबंधित विधि से क्या लेता है? सलाह या परामर्श लेता है। अनुच्छेद 143 में वो बात भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में, सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय सुनवाई का अधिकार रखता है। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। कौन रखता है सुनवाई का अधिकार? महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार भी है। किसी भी उच्च न्यायालय में, बता रहा था भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। हाईकोर्टों की संख्या कितनी है हमारे देश में? 25। तो किसी भी हाईकोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है। कौन? महान्यायवादी। किसे लेकर के? सरकार के तरफ से या सरकार के मामलों को लेकर के। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो छठवां, जो अगला मैं बताने जा रहा हूं, कई बार पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में शामिल होने का अधिकार है एवं बोलने का अधिकार है। शामिल का मतलब कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है। दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल हो सकता है महान्यायवादी, और बोलने का भी अधिकार है महान्यायवादी को। ठीक है, किसका अधिकार है? बोलने का भी अधिकार है और शामिल होने का भी अधिकार है। आर्टिकल 88 में है ये व्यवस्था। अनुच्छेद 88 में ये लिखा हुआ है कि महान्यायवादी संसद के भीतर, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है सदनों के भीतर और बोल भी सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। जब वोटिंग हो रही हो संसद के भीतर किसी विधेयक पर, बिल पर, तो वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। सिर्फ शामिल हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा में, और क्या कर सकता है? अपनी बात भी रख सकता है, बोलने का अधिकारी भी है। ठीक है, यह बोलने का अधिकार है किसको? महान्यायवादी को। कौन से आर्टिकल में लिखा है ये बात? 88 में लिखी हुई है। अगला पॉइंट है, संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट भी लिख लेना। अगला, जो संयुक्त बैठक होती है हमारे संविधान के इतिहास में, जो 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, और संयुक्त बैठक को बुलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 108 में, और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 118 के क्लॉज 1 में। तो संयुक्त बैठक में शामिल होने का अधिकार या बोलने का भी अधिकार है किसको? महान्यायवादी को, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात को जरूर लिख लेना, महान्यायवादी संसद के भीतर मत नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये कंडीशंस हो गई महान्यायवादी पद की। सिंपल और सरल भाषा में प्रश्न आते रहते हैं कई बार। जैसे देखो कैसे प्रश्न आए, मैं आपको पढ़ के बताऊं। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से बताइए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है या कौन होता है? 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश को कहेंगे, या महान्याय अभिकर्ता को बोलेंगे, या महान्यायवादी होगा, या महाअधिवक्ता होगा। तो उत्तर क्या लगाएंगे? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे बोलेंगे? महान्यायवादी को। ये सारे प्रश्न पूछे गए। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन होते हैं? भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी। इंग्लिश का वर्ड लिखा है उसने पेपर वाले ने, और पूछ रहा है विधि सलाहकार होते हैं किसके? तो ऑप्शन दिए उसने, भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, या भारत सरकार के होते हैं। तो विधि अधिकारी किसके होते हैं? भारत सरकार के होते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी लिख सकते हैं। देश का मतलब
भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। देखो ये प्रश्न पूछे गए, मैं आपको एक और पढ़ दे रहा हूं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? भारत सरकार के मुख्य विधि शब्द आ गया, विधि से संबंधित परामर्श कौन देता है? तो आंसर क्या आएगा आपका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। ऑप्शन दिए उसने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या करते हैं? भारत सरकार को विधि से संबंधित परामर्श एवं सलाह देने का काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न पूछा उन्होंने, पार्लियामेंट, ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया और टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं ये पीसीएस के हैं, अलग अलग राज्यों के, और यूपीएससी लेवल पे पूछे गए अलग अलग राज्यों में। ठीक है, आप तो एसआई पुलिस एसएससी जीडी उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कल्पना मत करो कि क्वेश्चन बाहर भी चला जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, पार्लियामेंट इंग्लिश में लिख दिया पेपर वाले ने, संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। संसद का सदस्य ना होने पर भी बैठक में भाग ले सकता है। ऑप्शन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। जो छत्तीसगढ़ के पीसीएस की परीक्षा का प्रश्न है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? संसद का सदस्य ना होने पर लेकिन संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है। तो आंसर क्या है? महान्यायवादी भाग लेता है। भैया सदस्य तो नहीं होता है, कौन होता है? जो अपना पद होता है इसका, महान्यायवादी का। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति। और संविधान के कौन से भाग में? भाग 5 में। संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद में भाग जरूर लेते हैं, कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी को। तो इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, चिंता आपको करनी नहीं, टेंशन लेनी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहें। अब हेडिंग डाल लो आप, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये पद हो गया भारत सरकार के हिसाब से। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे राज्य के अंतर्गत भी एक एक महाअधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। राज्य वाला कैसे सलाह देगा? राज्य को। और भारत सरकार वाला कैसे सलाह देगा? भारत सरकार को। ठीक है, तो अब राज्य के बारे में बात करेंगे। देखिए हेडिंग डाल लेना राज्य में, तो हेडिंग है राज्य का महाअधिवक्ता। आर्टिकल 165 में प्रावधान है महाअधिवक्ता का, नोट कर लेना, छाप लेना। और अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे अंग्रेजी में महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो सेम काम है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यहां किसका सर्वोच्च विधि अधिकारी है? भारत सरकार का, देश का। और यहां पे महाअधिवक्ता किसका है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है भैया सुदामा? महाअधिवक्ता होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाअधिवक्ता, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा साहब? तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है महाअधिवक्ता की नियुक्ति? तो अनुच्छेद सबसे ऊपर ही लिखा है हमने, आर्टिकल 165 के अनुसार राज्य का राज्यपाल महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अगला पॉइंट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्या होनी चाहिए? इनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। जो महाअधिवक्ता बनाया जाएगा, कौन बनाया जाएगा? जो महाअधिवक्ता अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी मसलों से संबंधित, कानूनी प्रश्नों से संबंधित, कानूनी विधेयकों से संबंधित, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता कम से कम होनी चाहिए। जितना हाई कोर्ट में व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, जैसी उसकी योग्यता होती है उस हिसाब से योग्यता होनी चाहिए। जैसे 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में किसका पद पर रहा हो, या तो न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या 10 वर्षों तक वकालत की हो। यहां न्यायाधीश नहीं आएगा, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिकारी के रूप में काम किया हो। ठीक है, इसे चेक करेंगे एक बार, न्यायाधीश आएगा तो कॉमन हो जाएगा। यहां पे लिख लेना 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिकारी के रूप में काम किया हो। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। या फिर 10 सालों तक वकील के या वकालत के रूप में काम किया हो, ये योग्यता है महाअधिवक्ता की। अगला पॉइंट है मंत्री परिषद त्याग पत्र देती है, तभी महाअधिवक्ता क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। महाअधिवक्ता को भी हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि महान्यायवादी को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में। ठीक है, जब मंत्री परिषद त्याग पत्र देगी मतलब मंत्री परिषद ही खत्म हो जाएगी पूरी, तब वो भी त्याग पत्र दे देगा भैया। ऐसे ही जहां पर जब मंत्री परिषद त्याग पत्र देगी पूरी भारत सरकार की,
तब महान्यायवादी त्याग पत्र दे देगा। नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तब कार्यकाल को खत्म कर सकता है, इस्तीफा ले सकता है। ऐसे ही सेम सिस्टम जहाँ पे है, इनको भी हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य के जो भाग 6 में संविधान में लिखी हुई है, ये वाला टॉपिक कौन से भाग में, भाग 6 में है ये वाला टॉपिक, राज्य के अंतर्गत जो हम पढ़ा रहे हैं आपको महाधिवक्ता वाला, ठीक है। तो इस पद को, इस अधिकारी को, इस व्यक्ति को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगी तो महाधिवक्ता हट जाएगा। या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल कभी भी हटा सकता है सरकार से सलाह लेकर के, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन करता है, ये पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ही होता है ये कि भाई राज्यपाल इनको कभी भी हटा सकता है। राज्यपाल इनको, किसको, महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है, जो कि राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जैसे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल तय करेगा। वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल। और यहां पर इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। कोई पॉइंट अगर नहीं लिखा है तो मैंने राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेना महाधिवक्ता की शक्तियां, देख लेते क्या क्या कार्य हैं। मिलते जुलते आपको कार्य मिलेंगे, जो दोनों पद है ना, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के मिलते जुलते काम है, सेम काम है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, राज्य का कौन होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही याद रखना है आपको, यही पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यपाल के द्वारा दिए गए हों। ऐसे कानूनी मसले जो राज्यपाल के द्वारा दिए गए हों, ऐसे मामलों को सलाह देता है। कौन सलाह देता है, महाधिवक्ता। राज्य सरकार को विधि या कानून से संबंधित क्या करता है, सलाह देता है समय समय पर, या परामर्श करता है राज्य सरकार से, सलाह देता है राज्य सरकार को, ठीक है। किससे संबंधित, विधि से या कानून से संबंधित। राज्य के उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई महाधिवक्ता को सुनवाई का अधिकार कहां पर है, तो महाधिवक्ता को सुनवाई का अधिकार कहां पर है, राज्य के भीतर, तो माफ कीजिए, राज्य के उच्च न्यायालय में या हाईकोर्ट में सुनवाई का अधिकार होता है राज्य के, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट है विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है। सेम पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, इधर भी मैंने पढ़ाया था, महान्यायवादी को भी भाग लेने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है। लेकिन महान्यायवादी भी सदस्य नहीं होता है संसद का, और यह भी सदस्य नहीं होता है विधानमंडल का, लेकिन बोल सकता है और कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। अब आप कहेंगे गुरुजी विधानमंडल क्या है, विधानमंडल का मतलब है जिसके अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कितने सदन होते हैं, 2 सदन, लेकिन ये 6 राज्यों में ही है सिर्फ। दूसरा सदन 6 राज्यों में, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद की स्थापना एवं उसे खत्म करने या उसकी समाप्ति की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 169 में लिखी हुई है। स्थापना भी पढ़ते हैं 169 में हम, है ना। 168 में, आर्टिकल 168 में विधानमंडल का प्रावधान है, और विधानमंडल में दोनों सदन आते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा में भी बोल सकता है महाधिवक्ता और विधान परिषद में भी बोल सकता है, और कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। ये अलग से लिख लेना नोट करके। राज्य के महाधिवक्ता को संसद, माफ कीजिए, विधानमंडल में वोट देने का अधिकार नहीं है या मत देने का अधिकार नहीं है। वैसे लिखा भी है मैंने, मताधिकार करने का अधिकार नहीं होता है। राज्य के महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला पॉइंट, विधानमंडल के सदस्य के समान क्या दिए जाएंगे, इनके वेतन भत्ते समान दिए जाते हैं। जैसे विधायक जी होते हैं ना, विधायक चुने जाते हैं, विधायक जी को, एमएलए जी को जो तनख्वाह मिलते हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं, उन्हीं के हिसाब से इनको भी क्या मिलते हैं, तनख्वाह या वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित कितने आर्टिकल हैं, 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित 3 आर्टिकल है। देखो बात आप समझ भाई, कॉमन बात क्या है इन दोनों पदों में भाई। जो राज्य के, जो भारत सरकार के स्तर पर महान्यायवादी वाला पॉइंट है, महान्यायवादी हमारी सरकार को, जो भारत सरकार है, या इस समय जो हमारी बीजेपी की सरकार भारत सरकार में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उनकी सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट में फंस जाती है किसी विधि के मामले को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी जाता है सरकार की तरफ से। यह सरकार को कभी कानूनी सलाह चाहिए तो कौन देता है, महान्यायवादी कानूनी सलाह देता है। इस वजह से महान्यायवादी को भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। तो ये तो देश के स्तर पर काम करता है सरकार से संबंधित, और ये वाला व्यक्ति राज्य में काम करता है अपना। ये राज्य सरकार को कानूनी सलाह या वो परामर्श देता रहता है समय समय पर। इसको हाई कोर्ट में बोलने का, सुनवाई करने का अधिकार है,
और महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है और भारत के सभी हाई कोर्टों में भी सुनवाई का अधिकार है। दोनों ही लोग, ये विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है लेकिन कार्यवाहियों में भाग लेता है, और महान्यायवादी भी संसद का सदस्य नहीं होता है, उसके बाद भी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी को। अब देखिए महाअधिवक्ता के आर्टिकल 165 में क्या है? नियुक्ति है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की क्या है? नियुक्ति। और कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला अनुच्छेद है 177, इसमें राज्य विधायिका से संबंधित इसके कार्य दिए गए हैं। राज्य विधायिका का मतलब हो गया जो विधानमंडल से संबंधित इसके कार्य हैं उसमें दिए गए बोलने को लेकर के। और आर्टिकल 194 में इसकी शक्तियां एवं कार्य हैं, ये वाले जो मैंने लिखा है। ये आर्टिकल कौन से में? 194 में। ये सारे के सारे पॉइंट लिख लेना। महाधिवक्ता की कार्य एवं शक्तियां कौन से आर्टिकल में? 194 में। और 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है। और आर्टिकल 177 में राज्य विधायिका से संबंधित उसके प्रावधान है। किससे संबंधित है? राज्य विधायिका से संबंधित। तो ये दोनों टॉपिक थे। वैसे टॉपिक तो मुझे हिसाब से कौन सा पढ़ाना था? महान्यायवादी का, जो भाग चल रहा है हमारा संविधान का भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ा दिया आपको, और महान्यायवादी हो गया। क्योंकि महान्यायवादी से मिलता जुलता पूरा का पूरा टॉपिक था, वह संविधान के भाग में और आर्टिकल्स में अंतर है और संसद और विधानमंडल में अंतर है, इस वजह से मैंने राज्य का महाधिवक्ता भी इसमें पढ़ा दिया। तो आपके ये दो टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। फिर भी कोई दिक्कत लगे हो आपको तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब अगली क्लास में हम आपको देंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। चैनल पर यदि नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के और मित्रों के साथ इस क्लास को दूर दराज के क्षेत्रों तक, जहाँ तक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, किसके अभाव में? पैसे के अभाव में, तो वहाँ तक अवश्य पहुँचाइए। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हमारा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। ऐसे बच्चों तक अवश्य पहुँचाएं जो बच्चे कुछ ना कुछ करने की क्या रखते हैं? जज्बा रखते हैं, उत्साह रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। नमस्कार, राधे राधे।